ऐसे मजबूत इरादों वाला छोटा सा देश है जो शायद दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता। उसकी मारक क्षमता कमाल की है, उनके निर्णय तेज हैं और केवल देश हित के लिए हैं। उसने कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। आज आपको 4 जुलाई 1976 को एक संकट के बाद इजराइल की तरफ से किए गए एक ऐसे खतरनाक ऑपरेशन की सच्ची कहानी बताते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिमाग सुन्न हो जाएगा। इस खतरनाक ऑपरेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मसाद ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जिसको अंजाम देने के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का शातिर दिमाग था। युगांडा के एटाम्बे एयरपोर्ट पर जब एक जहाज उतरा और उसमें से काले रंग की एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियां निकलकर टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगी, रात के अंधेरे में किसी को रनवे पर जहाज उतरने की भनक तक नहीं लगी थी। जैसे ही ये गाड़ियां टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगी, तभी टर्मिनल की सुरक्षा में लगे युगांडा के सैनिकों ने इन गाड़ियों को देखकर युगांडा के सैनिक सन्न रह गए, क्योंकि युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन भी इसी अंदाज में आते थे। लेकिन युगांडाई सैनिक इसलिए हैरान थे, एक हफ्ते पहले ही अमीन ने काली की जगह सफेद मर्सिडीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक सैनिक कोई हरकत कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हाथ अपनी राइफलों तक जाते इससे पहले कार और उसके पीछे 2 लैंड रोवर गाड़ियों में बैठे कमांडो हरकत में आ चुके थे। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, लेकिन इजरायली कमांडोज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने युगांडा के सैनिकों को हरकत करने का भी मौका नहीं दिया और बिना शोर किए साइलेंसर लगी बंदूकों से इन सैनिकों को ढेर कर दिया। दोस्तों, कुछ इसी अंदाज में इजराइल ने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसे आप सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इसकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि जिस देश में यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस देश की सरकार को भी इसकी खबर नहीं लगी। इजराइल के कमांडोज ने बंधक बने अपने देश के नागरिकों को छुड़ा लिया और अपहरण करने वालों को भी ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन की सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, 3 हवाई जहाज इजराइल से 4000 किलोमीटर का सफर तय करके युगांडा पहुंच गए और किसी भी देश को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल की तरफ खींच लिया था, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में इजराइल के केवल एक सैनिक की मौत हुई थी। साथ ही इस मिशन ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दे दिया कि उससे पंगा लेने वाले का बचना मुश्किल है। 4 जुलाई को इजरायली सैनिक बचाए गए 102 बंधुकों के साथ वापस तेल अवीव में थे। उनके स्वागत में लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री राबीन भी इन सैनिकों के सम्मान में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वतन वापस लौटने के बाद इजराइल के इन कमांडोज का जोरदार स्वागत किया गया था। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के पीछे मोसाद का ही हाथ था। मोसाद के एजेंटों ने इस मिशन की तैयारी इतने खुफिया तरीके से की थी कि दुनिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। 4 जुलाई 1976 को खत्म हुए संकट की शुरुआत 27 जून 1976 को इजराइल के शहर तेल अवीव से शुरू हुई थी। तेल अवीव से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 139 ने एथेंस में रुकने के बाद फिर से उड़ान भरी थी कि तभी 4 यात्री एकदम से उठे। उनके हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड थे। ये चारों पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन फॉर फिलिस्तीन के सदस्य थे। इन 4 अपहरणकर्ताओं में 2 फलस्तीनी थे और 2 जर्मन थे। उन चारों में से एक महिला आतंकी ने हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर सारे यात्रियों को धमकाया था कि अगर किसी ने भी विरोध करने की कोशिश की तो विमान में धमाका कर देगी। इस फ्लाइट में करीब 103 इजरायली नागरिकों समेत 256 लोग सवार थे। विमान पर नियंत्रण करने के बाद पायलट को लीबिया के शहर बेंगाजी चलने का आदेश दिया गया। हथियारों के आगे बेबस पायलट ने भी आतंकियों की बात मान ली थी। बेंगाजी एयरपोर्ट पर विमान करीब 7 घंटे तक रुका। यहाँ आतंकियों ने प्लेन में ईंधन भी भरवाया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे ले जाया जाए। पायलट ने भी आतंकियों की बात मानते हुए युगांडा के एंताबे एयरपोर्ट पर जहाज उतार दिया। दरअसल युगांडा जाने के पीछे आतंकियों का एक मकसद था। एक तो ये इजराइल से काफी दूर था और दूसरा ये कि युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन आतंकियों का समर्थक था। इसका फायदा ये था कि आतंकियों पर सैनिक कार्रवाई नहीं होती और इजराइल को भी इसकी इजाजत नहीं मिलती।
ईदी अमीन ने 1971 में तख्ता पलटकर युगांडा की सेना में मेजर जनरल और कमांडर का ओहदा हासिल कर लिया था। बाद में देश के प्रमुख पद पर आसीन रहते हुए उसने खुद को फील्ड मार्शल के रूप में प्रमोट कर लिया था। ईदी अमीन को पहले इजराइल का भी समर्थन था, लेकिन बाद में इजराइल ने उसको दरकिनार कर दिया था, जिसकी वजह से वो इजराइल से चिढ़ा हुआ था। ईदी अमीन ने आतंकियों को पनाह तो दी है, साथ में अपने सैनिकों को तैनात कर संरक्षण भी दे दिया। बंधकों को जहाज से उतारकर टर्मिनल में ले जाया गया, जहां पर यहूदी बंधकों को बाकी यात्रियों से अलग कर दिया गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि इजराइल, कीनिया और पश्चिमी जर्मनी की जेलों में बंद 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने 47 गैर यहूदी यात्रियों को रिहा कर दिया था, जिन्हें एक विशेष विमान से पेरिस ले जाया गया। उधर इजराइल ने बंधकों को बचाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि युगांडा 4000 किलोमीटर दूर था, और इतना दूर किसी ऑपरेशन को अंजाम देकर बंधकों को छुड़ाना आसान नहीं था। इस बीच इजराइल सरकार आतंकियों से बातचीत करती रही। उधर बंधक यात्रियों के परिजनों ने तेल अवीव में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ इजरायली प्रधानमंत्री रबीन के करीबी भी थे, जिससे उन पर बहुत दबाव था कि बंधकों को हर हालत में छुड़ाया जाए। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब मोसाद ने ऑपरेशन का खाका बनाना शुरू कर दिया था। बैठकों का दौर शुरू हो गया था। मोसाद ने एंटाबे एयरपोर्ट की सभी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। साथ ही ये रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, क्योंकि आतंकियों को बचाने के लिए युगांडा के सैनिक भी वहां मौजूद रहेंगे। आखिरकार मोसाद ने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया। मोसाद ने इस ऑपरेशन को नाम दिया मिशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन को आज तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है। संकट गंभीर था, इससे निपटने का रास्ता भी बहुत मुश्किल भरा था। एंटाबे और इजराइल के बीच की दूरी करीब 4000 किलोमीटर थी। बचाव मिशन के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था। समय बीतने के साथ ही इजराइल सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मोसाद ने मिशन का खाका बनाना शुरू कर दिया था। कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मोसाद सभी विकल्पों पर विचार कर रही थी। युगांडा में घुसने के लिए 3 रास्ते थे, हवाई, समुद्र और तीसरा कीनिया से होकर जमीन के रास्ते युगांडा में घुसना। लेकिन समुद्र और जमीन के रास्ते में संकट ये था कि युगांडा के सैनिकों को भनक लग जाती, और भनक लगते ही वो बंधकों को मारना शुरू कर देते। वहीं मोसाद ने आतंकियों की तरफ से रिहा किए गए बंधकों से जानकारी जुटाने में भी जुटी थी। मोसाद के एजेंटों ने यात्रियों से एयरपोर्ट की पूरी जानकारी ली। इसी बीच मोसाद ने तय कर लिया था कि वो हवाई रास्ते से युगांडा में बंधकों को छुड़ाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन करेगी। एक रात में ही इजराइल में एक नकली टर्मिनल खड़ा किया गया, जिसमें कमांडो ने हमले का अभ्यास किया। इस बीच इजराइल सरकार अपहरणकर्ताओं से भी बात करती रही, ताकि और समय लिया जा सके। मोसाद के एजेंटों ने एंटाबे हवाई अड्डे के बारे में हर जानकारी जुटा ली थी। मोसाद के एक एजेंट ने कीनिया में एक विमान किराए पर लेकर एंटाबे के ऊपर उड़ान भरकर उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची। ये भी दिलचस्प संयोग था कि हवाई अड्डे के जिस टर्मिनल में बंधकों को रखा गया था, उसे एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था, जिसका फायदा मोसाद को मिल गया था। कंपनी ने उस टर्मिनल का नक्शा उपलब्ध करवाया और रातों रात इजराइल में एक नकली टर्मिनल खड़ा कर लिया, ताकि इजरायली कमांडो उस पर हमले का अभ्यास कर सकें। इजरायली सेना के 200 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। कमांडो मिशन में सबसे बड़ी अड़चन इस बात की थी कि कहीं एंटाबे हवाई अड्डे के रनवे की बत्तियां रात में बुझा तो नहीं दी जाएंगी, और ईदी अमीन के सैनिक विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर ट्रक तो नहीं खड़ा कर देंगे। इस बीच इजराइल की सरकार ने संकेत दिया कि वो अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तैयार है, ताकि कमांडोज को तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाए। ईदी अमीन के दोस्त समझे जाने वाले पूर्व सैनिक अधिकारी बारलेव को उनसे बात करने के लिए लगाया गया। उन्होंने अमीन से कई बार फोन पर बात की, लेकिन वो बंधकों को छुड़ा पाने में असफल रहे। इस बीच ईदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई चले गए, जिससे इजराइल को और समय मिल गया। अब तक ये तय हो चुका था कि किस तरह से ऑपरेशन को किया जाएगा।
दरअसल मोसाद ने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से वो 3 हरक्यूलिस जहाज से युगांडा के एंटाबे एयरपोर्ट उतरेंगे और बंधकों को छुड़ाएंगे। लेकिन ये मिशन कागजों पर जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4000 किलोमीटर जाकर 4000 किलोमीटर वापस भी आना था और जहाज में इतना ईंधन नहीं होता कि एक बार में इतना सफर तय कर लिया जाए। इसलिए ये तय किया गया कि हवा में ही उड़ते विमान से दूसरे विमान में ईंधन भरा जाएगा। इस मिशन की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल डैम शॉम्ब्रॉन को दी गई, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू को फील्ड ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। अब इजराइल को वो करना था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। ये ऑपरेशन कितना सफल होगा इसको लेकर मोसाद भी परेशान था, क्योंकि इजराइल की जनता अपनी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। 4 जुलाई का दिन आ चुका था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 4 जुलाई को इजराइल की साइनाइड बेस से 4 हरक्यूलिस जहाजों ने उड़ान भरी। इनमें सेना के सबसे काबिल 200 सैनिक सवार थे। योजना ये थी कि युगांडा के सैनिकों को ये दिखाया जाए कि इन विमानों में राष्ट्रपति अमीन विदेश यात्रा से लौट रहे हैं। अमीन उन दिनों एक आयोजन में भाग लेने मॉरिशस गए हुए थे। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए उन्होंने लाल सागर पार किया। बहुत नीचे उड़ान भरते हुए इजरायली विमान मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडारों को चकमा देने में कामयाब रहे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि रडार से बचने के लिए ये जहाज बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जहाज में ही इजरायली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी थी। एक तरफ का सफर 7 घंटे का था और लगातार उड़ना था, इसलिए हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान ले जाए गए थे। विमानों की उड़ान भरने के बाद ही प्रधानमंत्री राबीन ने इस मिशन की जानकारी मंत्रिमंडल को दी। 7 घंटे लगातार उड़ने के बाद रात के 1 बजे पहला हरक्यूलिस विमान एंटाबे के ऊपर पहुंचा। उसके पास लैंड करने और अपहरणकर्ताओं पर काबू पाने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय था। उस समय रनवे की लाइट जल रही थी। लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरक्यूलिस के रैंप खोल दिए गए ताकि कम से कम समय जाया हो। लैंड करते ही पायलट ने विमान को रनवे के बीचों बीच रोक लिया ताकि पैराट्रूपर से एक दल को नीचे उतारा जा सके और वो रनवे पर पीछे आ रहे विमानों के लिए इमरजेंसी लाइट लगा सके। सैनिकों ने जहाज से उतरते ही दूसरे विमान के लिए लाइटें लगाना शुरू कर दिया था। प्लेन के रनवे पर रुकते ही एक काली मर्सिडीज कार उतारी गई। ये उस कार से बहुत मिलती जुलती थी जिसे राष्ट्रपति अमीन इस्तेमाल किया करते थे। इस कार के पीछे कमांडो से भरी हुई 2 लैंड रोवर गाड़ियां भी उतारी गईं। गाड़ियों ने तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू किया। कमांडोज को आदेश दिए गए थे कि वो तब तक गोली न चलाएं जब तक वो टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाते। इजरायली उम्मीद कर रहे थे कि काली मर्सिडीज कार देखकर युगांडा के सैनिक समझेंगे कि ईदी अमीन बंधकों से मिलने आए हैं, लेकिन इजरायलियों को पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही अमीन ने अपनी कार बदल दी थी और अब वो सफेद मर्सिडीज का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह थी कि टर्मिनल के बाहर खड़े युगांडा के सैनिकों ने अपनी राइफलें निकाल ली। इजरायली कमांडोज ने उन्हें साइलेंसर लगी बंदूकों से वहीं उड़ा दिया। गोली चलते ही कमांडर ने आदेश दिया कि वाहनों से उतरकर पैदल ही उस टर्मिनल के भवन पर धावा बोल दिया जाए जहां यात्रियों को रखा गया था। कमांडोज ने बुल हॉर्न के जरिए बंदूकों से अंग्रेजी और हिब्रू में कहा कि वो इजरायली सैनिक हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने यात्रियों से फौरन लेट जाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यात्रियों से हिब्रू में पूछा कि अपहरणकर्ता कहाँ हैं। यात्रियों ने हॉल में खुलने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसके बाद कमांडोज हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए हॉल में घुसे। इजरायली कमांडोज को देखते ही अपहरणकर्ताओं ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। इजरायली कमांडोज की गोलाबारी में सभी अपहरणकर्ता मारे गए। इस फायरिंग में 3 बंधक भी गोली लगने से घायल हुए। इसी बीच 2 और इजरायली विमान एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। इनमें भी इजरायली सैनिक थे, जबकि चौथा विमान पूरी तरह से खाली था ताकि उसमें बचाए गए बंधकों को ले जाया जा सके। एयरपोर्ट पर उतरने के 20 मिनटों के भीतर ही बंधकों को लैंड रोवर्स में भरकर खाली विमान में पहुंचाया जाने लगा था। इसी बीच युगांडाई सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और पूरे हवाई अड्डे की बत्ती गुल कर दी गई थी। जहाज में बैठने पर हर एक सैनिक की गिनती की गई। इस पूरे अभियान में इजराइल का सिर्फ 1 सैनिक मारा गया। कंट्रोल टावर के ऊपर से चलाई गई एक गोली लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू के सीने में लगी और वो वहीं गिर गए। सैनिकों ने घायल नेतन्याहू को विमान में डाला और लैंड करके 58 मिनट बाद बचाए गए यात्रियों को विमान में लाद वहां से टेक ऑफ किया।
इससे पहले इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर खड़े 11 मिग जहाजों को नष्ट कर दिया था ताकि वो उनका पीछा नहीं कर सके। नेतन्याहू ने वापसी उड़ान के दौरान दम तोड़ दिया। इस मिशन में सभी 7 अपहरणकर्ता और 20 युगांडाई सैनिक मारे गए। एक बंधक को वापस नहीं लाया जा सका क्योंकि वो हमले के समय कंपाला के मुलागो अस्पताल में थी। बाद में युगांडा के अटॉर्नी जनरल ने वहां के मानवाधिकार आयोग को बताया कि इस मिशन के बाद ईदी अमीन के आदेश पर 2 सैनिक अफसरों ने डोरा ब्लॉक के अस्पताल के पलंग से खींचकर हत्या कर दी थी। 4 जुलाई की सुबह बचाए गए 102 यात्री और इजरायली कमांडो नैरोबी होते हुए तेल अवीव पहुंचे। इस पूरे अभियान को इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा मिशन माना गया। तेल अवीव पहुंचने पर कमांडोज का जोरदार स्वागत किया गया। इजराइल की ये सर्जिकल स्ट्राइक आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जाती है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कैसे इजराइल ने अपनी जमीन से 4000 किलोमीटर दूर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस मिशन में एक खास बात और थी। इजराइल ने अपने ऑपरेशन में जिस एक लेफ्टिनेंट कर्नल को खोया था, वो लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू इस समय मौजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इसके बारे में कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों, ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।